साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्वाइन विद रोजगारशाला में। साथियों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपकी जो परीक्षा है एसएससी जीडी 2024 की, उसके लिए एसएससी जीडी का जीके का या फिर जीएस स्टैटिक का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। साथियों इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो वीडियो का पहला प्रश्न है साथियों कि कालबेलिया भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है साथियों। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों विकल्प बी यानी कि राजस्थान। अब साथियों मैं बात करता हूँ कालबेलिया नृत्य की साथियों। तो कालबेलिया नृत्य एक लोक नृत्य है साथियों, और इस कालबेलिया नृत्य को ही 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया था। अब साथियों मैं राजस्थान के अन्य लोक नृत्यों की बात करूं तो इसमें आते हैं घूमर आता है, एक तेर ताली आता है, और एक गेर आता है, और एक पनिहारी आता है साथियों। यही साथियों बात करूं मैं हिमाचल प्रदेश की, इसमें एक ऑप्शन दिया है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं साथियों, एक है आपका डांगी और एक है नाटी साथियों। वहीं साथियों इसमें एक विकल्प दिया है आपका तमिलनाडु। अगर मैं तमिलनाडु के लोक नृत्यों की बात करूं तो इसमें आता है एक कुम्मी आता है और एक कावड़ी आता है साथियों। वही साथियों इसमें एक विकल्प असम दिया है। तो असम के लोक नृत्य हैं साथियों आपका कली गोपाल है, एक खिल गोपाल है साथियों। क्या कली गोपाल और खिल गोपाल साथियों। अब साथियों मैं अगर लोक नृत्यों की बात करता हूं तो हमारे भारत देश में 2800 से अधिक लोक नृत्य किए जाते हैं, और लोक नृत्य को इंग्लिश में फोक डांस के नाम से जाना जाता है साथियों। वहीं साथियों इसमें मैंने लोक नृत्यों की बात की, वहीं लोक नृत्यों के साथ हमारे देश में कुछ शास्त्रीय नृत्य भी किए जाते हैं। और एग्जाम में हमेशा पूछता है कि हमारे भारत देश में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है साथियों, और इनको क्लासिकल डांस के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं शास्त्रीय नृत्यों की संख्या की बात करूं तो हमारे देश में 8 शास्त्रीय नृत्य किए जाते हैं, यानी कि 8 क्लासिकल डांस किए जाते हैं। अब वो 8 क्लासिकल डांस कौन कौन से हैं इनको सुनिए। नंबर 1 है आपका भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु में किया जाता है। दूसरा शास्त्रीय नृत्य आपका मोहिनी अट्टम, ये केरल में किया जाता है। और तीसरा है आपका कथकली, जो कि केरल राज्य में ही किया जाता है। एक है आपका ओडिसी, जो कि ओडिशा राज्य में किया जाता है। एक है आपका मणिपुरी, जो कि मणिपुर राज्य में किया जाता है। और एक है साथियों आपका सत्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण सत्रिया, जो कि असम राज्य में किया जाता है। और एक है आपका कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में किया जाता है। और एक है साथियों आपका कथक, जो कि उत्तर प्रदेश या फिर कह सकते हैं नॉर्थ इंडिया या उत्तर भारत में किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है साथियों। अब साथियों यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर 2 शास्त्रीय नृत्य किए जाते हैं। तो कौन सा राज्य है साथियों आपका केरल राज्य ऐसा है जहाँ पर 2 शास्त्रीय नृत्य किए जाते हैं साथियों। अब एक प्रश्न पूछ लेगा आपसे कि उत्तर भारत का ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो उत्तर भारत में किया जाता है। तो आपका कथक है साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली या फिर होने वाले पहले संगीतकार थे या फिर थी साथियों अगर इस प्रश्न की सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर आपका विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी साथियों एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को 1998 यानी कि 1998 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था साथियों। अब साथियों मैं एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी की बात करूं तो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी तमिलनाडु की रहने वाली हैं, और ये कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं साथियों। और एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ऐसी पहली संगीतकार हैं जिनको 1974 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और साथियों इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार यानी कि यूएन में प्रदर्शन करने के लिए दिया गया था साथियों। वहीं साथियों इसमें एक विकल्प दिया गया है आपके लिए लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर को भारत रत्न 2001 में दिया गया था साथियों। वहीं साथियों इसमें एक विकल्प दिया है आपका पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी साथियों, इनको भारत रत्न 2008 में दिया गया था साथियों। अब साथियों अगला प्रश्न देखते हैं आपका, और प्रश्न है आपका 3, और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक थे साथियों। यानी कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक थे। तो अगर मैं इसके सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर आपका विकल्प डी हो जाएगा साथियों, यानी कि आपका निखिल बनर्जी कौन थे,
प्रसिद्ध सितार वादक थे साथियों। अब साथियों अगर मैं अन्य सितार वादकों की बात करता हूं तो इसमें एक आते हैं आपके पंडित रविशंकर, जिनको 1999 में भारत रत्न दिया गया था साथियों। एक आते हैं इनमें उमाशंकर मिश्र, और एक आते हैं साथियों शाहिद परवेज, और एक आते हैं आपके बंदे हसन। यानी कि सितार वादक अन्य कौन कौन से हैं आपके? पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्र, शाहिद परवेज और आपके बंदे हसन साथियों। अब साथियों यहाँ एक विकल्प दिया है आपको जाकिर हुसैन। तो क्वेश्चन पूछता है कि जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे साथियों? तो जो जाकिर हुसैन थे वो आपके तबला वादक थे साथियों। वहीं इसमें एक विकल्प दिया है हरि प्रसाद चौरसिया साथियों। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे साथियों। वहीं अगर मैं बात करता हूं साथियों आपसे शहनाई की, एक वाद्य यंत्र आता है शहनाई। अगर शहनाई की बात करूं तो शहनाई से संबंधित थे आपके बिस्मिल्लाह खान, और इन्होंने बिस्मिल्लाह खान ने लाल किले पर 1947 में शहनाई बजाई थी साथियों। और इन बिस्मिल्लाह खान को ही चारों शीर्ष सम्मान भी दिए जा चुके हैं साथियों। कौन कौन से आपके? भारत रत्न, जो कि 2001 में दिया गया था। कब दिया गया था भारत रत्न? 2001 में। इनको पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है साथियों, इनको पद्म भूषण भी दिया जा चुका है, और आपका पद्म श्री भी इनको दिया जा चुका है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न संख्या आपकी 4 है, और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम राज्य का मुख्य त्यौहार है साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम का, यानी कि मिजोरम राज्य का मुख्य त्यौहार है? अगर मैं मिजोरम राज्य के मुख्य त्यौहार की बात करूं विकल्पों के अनुसार, तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प सी हो जाएगा। यानी कि चाप चारकूट मिजोरम राज्य का मुख्य त्यौहार है साथियों। वहीं साथियों मैं बात करूं मिजोरम राज्य के अन्य मुख्य त्योहारों की, तो इनमें एक आता है साथियों मीमकूट आता है आपका, एक थाल फवांगकूट आता है, एक आता है आपका पालकूट, और एक आता है साथियों एंथुरियम उत्सव साथियों। ये सभी के सभी मिजोरम राज्य के मुख्य त्यौहार है साथियों। साथियों यहाँ एक विकल्प दिया है आपका ए में कि सागा दावा। अगर मैं सागा दावा की बात करूं तो सागा दावा सिक्किम का सबसे बड़ा, यानी कि सिक्किम राज्य का सबसे बड़ा फेस्टिवल है साथियों। वहीं साथियों इसमें एक विकल्प दिया है आपका हॉर्नबिल, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हॉर्नबिल नागालैंड का एक मुख्य त्यौहार है साथियों, और यह त्यौहार 1 से 10 दिसंबर, यानी कि 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक लगातार 10 दिन इसको मनाया जाता है हॉर्नबिल को साथियों। वहीं साथियों इसमें एक विकल्प दिया है आपका ओणम। तो ओणम केरल राज्य का मुख्य त्यौहार है साथियों, और इस त्यौहार को भी 10 दिन तक लगातार मनाया जाता है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न संख्या आपकी 5 है, और प्रश्न कह रहा है साथियों कि प्रसिद्ध भारतीय किशोरी उन्नति हुड्डा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है साथियों? साथियों अगर मैं इस प्रश्न की सही उत्तर की बात करता हूं तो इसका सही उत्तर विकल्प आपका सी हो जाएगा। यानी कि उन्नति हुड्डा बैडमिंटन से संबंधित हैं साथियों। वहीं साथियों अगर मैं बैडमिंटन के अन्य खिलाड़ियों की बात करता हूं तो इसमें एक आती हैं साथियों ज्वाला गुट्टा साथियों, एक आती हैं अश्वनी पोनप्पा साथियों, और एक आती है अस्मिता चलिहा साथियों। ये सभी की सभी बैडमिंटन से संबंधित हैं। वहीं साथियों इसमें एक विकल्प दिया है आपका स्क्वैश। तो स्क्वैश की बात करूं तो स्क्वैश की खिलाड़ी है आपकी ज्योत्सना चिनप्पा साथियों। वहीं इसमें एक विकल्प दिया है टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं मोमा दास साथियों, और इसमें एक विकल्प दिया है लॉन टेनिस। तो लॉन टेनिस की खिलाड़ी हैं अंकिता रैना साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, यानी कि प्रश्न संख्या 6 है, और प्रश्न कह रहा है कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है साथियों? यानी कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि किरण देसाई साथियों। अगर मैं किरण देसाई की अन्य बुक की बात करता हूं तो इनकी एक बुक है साथियों इंडिया पैक 2003। क्या? इंडिया पैक 2003 साथियों। साथियों जो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस है, इसको 2006 में बुकर पुरस्कार भी दिया जा चुका है साथियों। अब यही साथियों आपको एक विकल्प दिख रहा होगा अरुंधति रॉय साथियों। तो अरुंधति रॉय ने लिखा है आपका द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इनकी ये किताब है, यानी कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स साथियों। वहीं साथियों इसमें आपको एक विकल्प दिख रहा होगा चेतन भगत। अगर मैं चेतन भगत की बात करूं तो इनकी किताब है साथियों, इन्होंने लिखा है 400 डेज, यानी कि 400 दिन, और लिखा है इन्होंने कि 3 मिस्टेक इन माई लाइफ। यह भी चेतन भगत की किताब है साथियों।
वहीं साथियों आपको इसमें एक विकल्प दिख रहा होगा झुम्पा लाहिड़ी, तो झुम्पा लाहिड़ी ने लिखा है द नेम सेक साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न संख्या 7 है और प्रश्न कह रहा है साथियों कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है साथियों, यानी कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प आपका डी हो जाएगा, यानी कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है साथियों। अगर वहीं मैं कर्नाटक राज्य के अन्य टाइगर रिजर्व्स की बात करता हूं तो इसमें एक आता है साथियों भद्रा टाइगर रिजर्व, और एक आता है आपका दांदली टाइगर रिजर्व, और एक आता है आपका नागरहोल टाइगर रिजर्व साथियों। ये तीनों के तीनों कर्नाटक राज्य के टाइगर रिजर्व हैं साथियों। वहीं साथियों इसमें आपको एक विकल्प दिख रहा होगा राजस्थान, तो राजस्थान के बारे में बात करता हूं मैं, तो इसमें एक केवला देव आता है साथियों, एक रणथंभौर आता है, एक सरिस्का आता है और एक घाना आता है साथियों। वहीं साथियों इसमें एक विकल्प है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो इसका मध्य प्रदेश का आपका है कान्हा टाइगर रिजर्व साथियों। वहीं साथियों इसमें एक विकल्प दिख रहा है आपको केरल, तो केरल की बात करें तो केरल का है आपका पेरियार टाइगर रिजर्व साथियों। अगर साथियों मैं वही बात करता हूं टाइगर प्रोजेक्ट की, तो टाइगर प्रोजेक्ट को 1973 में हमारे भारत देश में लाया गया था साथियों। अगर मैं कुल टाइगर रिजर्व्स की बात करता हूं भारत में, तो कितने हैं 53 टाइगर रिजर्व हैं कुल। वहीं एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को टाइगर रिजर्व मनाया जाता है साथियों। साथियों आपका अगला प्रश्न है और प्रश्न संख्या 8 है और प्रश्न कह रहा है कि ग्रेट बाथ की खोज निम्नलिखित में से किस सभ्यता में हुई थी साथियों। अगर इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर विकल्प आपका बी हो जाएगा मोहनजोदाड़ो साथियों। अगर मैं मोहनजोदाड़ो की बात करता हूं तो इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी साथियों। और हमेशा याद रखेंगे मोहनजोदाड़ो से एक विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है और इसको ही विशाल इमारत के नाम से भी जाना जाता है साथियों। और मोहनजोदाड़ो से ही कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है साथियों। साथियों इसमें एक विकल्प दिया है आपको हड़प्पा। अगर मैं हड़प्पा की खोज की बात करता हूं तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। वहीं साथियों इसमें आपको एक विकल्प दिख रहा होगा लोथल, तो लोथल एक आपका बंदरगाह था, इसको गोदीवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है और डॉकयार्ड भी कह सकते हैं, और लोथल आपका गुजरात राज्य में पाया जाता है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों और प्रश्न संख्या आपकी 9 है और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालाक्रमिक क्रम को दर्शाता है साथियों। यानी कि टाइम पीरियड पूछ रहा है कि कौन से शासक का शासनकाल किस समय रहा था साथियों। अगर मैं इसके सही उत्तर की बात करता हूं तो इसका सही उत्तर विकल्प आपका सी हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले चंद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक और उसके बाद बृहद्रथ साथियों। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी है। अब बात करता हूं साथियों मैं मौर्य साम्राज्य की, तो 322 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक मौर्य साम्राज्य का शासनकाल रहा साथियों। अब देखिए इसमें सबसे पहले कौन आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं। तो इनका टाइम पीरियड था 322 बीसी से लेकर के 298 बीसी तक। उसके बाद आते हैं आपके बिंदुसार, तो इनका टाइम पीरियड था आपका 298 बीसी से लेकर के 273 बीसी तक। उसके बाद आते हैं आपके अशोक, और अशोक का टाइम पीरियड था 269 बीसी से लेकर 232 बीसी तक साथियों। उसके बाद इसके अंतिम शासक आते हैं बृहद्रथ आते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न संख्या आपकी 10 है और प्रश्न कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्तविशिष्ट लिखी थी साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों अगर इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प आपका ए हो जाएगा, यानी कि अमीर खुसरो साथियों। अगर मैं अमीर खुसरो की अन्य पुस्तकों की या फिर पुस्तकों की बात करता हूं तो इन्होंने एक लिखी थी साथियों तुगलकनामा लिखी थी, और एक लिखी थी इन्होंने नूर सिपीहर साथियों। और अगर मैं अमीर खुसरो की बात करता हूं तो अमीर खुसरो को ही तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है साथियों। और अमीर खुसरो को ही खड़ी बोली की रचना का जनक भी कहा जाता है, और अमीर खुसरो को ही तबला का जनक भी कहा जाता है। और साथियों इस अमीर खुसरो ने ही 8 सुल्तानों का दरबार भी देखा था साथियों। वहीं साथियों में अगर अलाउद्दीन खिलजी के
बारे में बात करता हूं तो अलाउद्दीन खिलजी वंश से संबंधित थे और इन्होंने खिलजी वंश में 1296 से लेकर के 1316 तक शासन किया था साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न संख्या आपकी 11 है और प्रश्न कह रहा है साथियों कि बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। अगर मैं इस प्रश्न के उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प आपका बी हो जाएगा साथियों। यानी कि इसमें आपके मीर कासिम थे, मुगल बादशाह आलम द्वितीय थे और अवध के शुजा-उद-दौला थे साथियों। इन तीनों की संयुक्त सेनाओं के बीच और ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो के बीच आपका बक्सर का युद्ध हुआ था साथियों। और यह बक्सर का युद्ध कब हुआ था साथियों? 22 अक्टूबर 1964 को बक्सर का युद्ध हुआ था साथियों। और इस युद्ध में पूछता है कि जीत किसकी हुई थी, तो इस युद्ध में जीत आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई थी साथियों। वहीं साथियों आपसे एक प्रश्न पूछता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी के युद्ध की बात करें तो 22 जून 1757 को प्लासी का युद्ध यानी कि किस किस के बीच में हुआ था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से क्लाइव के भी और बंगाल की तरफ से सिराजुद्दौला के बीच में 22 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था साथियों। वहीं साथियों आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि वांडीवास का युद्ध यानी कि कब हुआ था। तो 1760 को वांडीवास का युद्ध हुआ था और किन किन के बीच में हुआ था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों के बीच आपस में यूरोपीय कंपनियों में लड़ाई हुई थी वांडीवास के युद्ध में साथियों। और इस युद्ध से ही फ्रांसीसियों का भारत में जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने समाप्त कर दिया साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न संख्या 12 है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों और प्रश्न कह रहा है कि भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे साथियों। अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प आपका ए हो जाएगा, यानी कि जुलाई 1946 में साथियों। अब साथियों आपसे एक प्रश्न पूछता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था साथियों। तो हमेशा याद रखेंगे संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था साथियों। अब साथियों यहाँ से कई प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न इसमें पूछता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी साथियों। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इस बैठक में जो अध्यक्ष बनाए गए थे, अस्थायी अध्यक्ष बनाए थे, कौन थे साथियों? सच्चिदानंद सिन्हा थे साथियों। वहीं आपसे एक प्रश्न फिर पूछेगा कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी। तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी साथियों। और इस बैठक में स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे साथियों। और एक प्रश्न पूछता है कि जब 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना दिए गए तो इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो हमेशा याद रखेंगे साथियों, हरेंद्र कुमार मुखर्जी यानी कि एच के मुखर्जी इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे साथियों। अब साथियों यहाँ से एक प्रश्न फिर पूछता है आपसे कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी साथियों। तो याद रखेंगे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न संख्या 13 है साथियों कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में नहीं है साथियों। तो अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प आपका हो जाएगा सी, यानी कि सुरक्षा संविधान की प्रस्तावना में नहीं है साथियों। अब साथियों यहाँ से आपको 3-4 बातें याद रखनी है साथियों। पहली बात तो यह है साथियों कि हमारी संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे बाद में, वो शब्द कौन से थे? तो साथियों याद रखना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द हमारी प्रस्तावना में बाद में जोड़े गए थे। और ये कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इनको जोड़ा गया था। किन किन को? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को। वही साथियों एक बात हमेशा याद रखना कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसमें कुछ न्याय दिए गए हैं, कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं और कुछ समताएं दी गई हैं साथियों। पूछता है कि कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं भारत की प्रस्तावना में, तो हमेशा याद रखेंगे कि 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं और 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं और 2 प्रकार की समताएं दी गई हैं साथियों।
अगला प्रश्न है आपका और प्रश्न संख्या 14 है साथियों। और प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प हो जाएगा आपका बी, यानी कि फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को अपनाया गया था साथियों। वहीं साथियों आपको इसमें एक विकल्प दिख रहा होगा यूनाइटेड किंगडम। अगर मैं यूनाइटेड किंगडम की बात करता हूं तो यहाँ से हमारे संविधान के अंदर संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। एक एकल नागरिकता भी यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है साथियों। वहीं साथियों आपको इसमें एक विकल्प दिख रहा है आयरलैंड। अगर मैं आयरलैंड की बात करता हूं तो आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों कि आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी और राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का जो नामांकन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, यह प्रावधान भी आयरलैंड के संविधान से ही अपनाया गया है साथियों। वहीं जो राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली है, इस प्रणाली को भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है साथियों। वहीं साथियों आपसे इसमें एक प्रश्न पूछता है कि जो मौलिक अधिकार है हम भारतीयों के लिए, हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान दिया गया है वह किस देश के संविधान से लिया गया है साथियों? तो हमेशा याद रखेंगे उसको यूएसए के संविधान यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसमें एक प्रश्न पूछता है कि जो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है, फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान है, उसको किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हमेशा याद रखेंगे उसको यूएसएसआर यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है। वहीं आपसे एक प्रश्न पूछता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो हमेशा याद रखेंगे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है साथियों। वहीं साथियों आपसे एक प्रश्न फिर पूछता है इसमें कि जो समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हमेशा याद रखेंगे समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक का प्रावधान आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न संख्या आपका 15 है और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सचिव थे साथियों? तो अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करता हूं तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि HVR अयंगर संविधान सभा के सचिव थे साथियों। वहीं साथियों अगर मैं बात करूं आपसे, इसमें एक विकल्प दिया है HC मुखर्जी। तो HC मुखर्जी मैं आपको बता चुका हूं ये संविधान सभा के कौन थे? उपाध्यक्ष थे साथियों। वहीं साथियों आपसे एक प्रश्न पूछता है यहीं से कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे संविधान सभा के? तो हमेशा याद रखेंगे संवैधानिक सलाहकार आपके BN राव थे साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न संख्या 16 है कि 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए भारत के संविधान में एक प्रस्तावना 395 लेख और अनुसूचियां शामिल थीं। तो साथियों हमेशा याद रखेंगे जब हमारा संविधान अपनाया गया था तो उस समय हमारे देश में कितनी अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे साथियों और आपकी 8 अनुसूचियां थीं। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि 8 अनुसूचियां। अगर मैं बात करता हूं कि वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं तो हमेशा याद रखेंगे यानी कि 12 अनुसूचियां हैं साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न संख्या 17 है और प्रश्न कह रहा है कि मैटूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। इसका सही उत्तर विकल्प आपका ए हो जाएगा, मैटूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है साथियों। तो अगर मैं बात करता हूँ कावेरी नदी किस राज्य में बहती है तो तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी बहती है साथियों। वहीं साथियों इसमें आपको एक विकल्प दिख रहा है कृष्णा। अगर मैं कृष्णा नदी की बात करता हूं तो साथियों इस कृष्णा नदी पर एक बांध बनाया गया है, नागा अर्जुन सागर बांध साथियों, और यह बांध 2 राज्यों में स्थित है, एक आपका आंध्र प्रदेश और एक आपका तेलंगाना राज्य साथियों। वहीं साथियों आपको एक विकल्प दिख रहा है इसमें बैगाई नदी। तो बैगाई नदी की बात करता हूँ तो बैगाई नदी पर एक बांध बनाया गया है, तो इसमें बैगाई बांध बनाया गया है और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है साथियों। वही साथियों आपको एक विकल्प इसमें दिख रहा है पेरियार। अगर मैं पेरियार की बात करूं तो पेरियार जो नदी है वो केरल और तमिलनाडु राज्य में बहती है साथियों, और केरल में इस नदी पर एक बांध बनाया गया है और वह बांध कौन सा है? आपका मुल्ला पेरियार बांध केरल नदी पर, केरल राज्य में पेरियार नदी पर बनाया गया है साथियों।
और साथियों आपको यहाँ से 3-4 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं हमेशा, कि आपसे पूछेगा भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। अगर भारत के सबसे लंबे बांध की बात करता हूँ तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है साथियों, जो कि महानदी पर बनाया गया है और ओडिशा राज्य में ये स्थित है। यानी कि हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है और ओडिशा राज्य में है। एक प्रश्न पूछता है आपसे यहाँ से कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। अगर भारत के सबसे ऊंचे बांध की बात करूं तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर बनाया गया है और उत्तराखंड राज्य में साथियों यह स्थित है। वहीं आपसे एक प्रश्न फिर पूछता है साथियों यहीं से कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है। तो हमेशा याद रखेंगे भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध है साथियों, और यह पंजाब राज्य में स्थित है और सतलज नदी पर बनाया गया है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न संख्या आपकी 18 है और प्रश्न कह रहा है कि कोल्लेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है साथियों। अगर मैं कोल्लेरू झील की बात करता हूं तो इसका सही उत्तर विकल्प आपका बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश राज्य में। अब साथियों इसमें आपको एक विकल्प दिया है कि तमिलनाडु। अगर मैं तमिलनाडु की बात करता हूं तो तमिलनाडु राज्य में एक पुलिकट झील है साथियों। वहीं अगर कर्नाटक की बात करता हूं तो कर्नाटक राज्य में लिंगम बुद्धि झील है साथियों। अगर मैं केरल की बात करूं तो केरल में एक वेम्बनाड झील है साथियों। अब साथियों आपको यहाँ से 2 प्रश्न हमेशा याद रखने हैं। प्रश्न पूछेगा कि भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो हमेशा याद रखेंगे भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है और यह ओडिशा राज्य में स्थित है साथियों। और इस झील को ही 1981 में पहली वेटलैंड्स आर्द्र भूमि यानी कि पहली रामसर साइट भी घोषित किया गया था चिल्का झील को साथियों। वहीं साथियों आपसे एक प्रश्न फिर पूछेगा यहीं से कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो हमेशा याद रखेंगे भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है साथियों, और यह झील जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न संख्या आपकी 19 है और प्रश्न कह रहा है कि लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो सबसे पहले तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि दर्रा किसे कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसको पास के नाम से भी जाना जाता है साथियों। दर्रा को पास के नाम से भी जाना जाता है। दर्रा कहते हैं 2 पहाड़ों को जोड़ने वाला रास्ता, या फिर 2 पहाड़ों को जोड़ने वाला रास्ता, या फिर 2 पहाड़ों के बीच की दूरी जो उनको आपस में जोड़ती हो साथियों, उसे क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। तो अगर मैं लिपुलेख दर्रा की बात करता हूँ तो यह दर्रा उत्तराखंड राज्य में साथियों स्थित है। अगर मैं उत्तराखंड के अन्य दर्रों की बात करूं तो इसमें एक आता है साथियों माना दर्रा और नीति दर्रा। वहीं साथियों इसमें एक विकल्प दिया है सिक्किम। अगर मैं सिक्किम की बात करूं तो सिक्किम में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं, एक नाथुला दर्रा है साथियों, एक जेलेपला दर्रा है। ये दोनों दर्रे सिक्किम राज्य में स्थित हैं साथियों। वहीं इसमें एक विकल्प दिया है हिमाचल प्रदेश। तो अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में एक रोहतांग पास यानी कि रोहतांग दर्रा और बहुत ही महत्वपूर्ण सिप किला और बड़ा लाचा, ये तीनों के तीनों दर्रे हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं साथियों। वहीं बात करता हूं जम्मू और कश्मीर की, तो जम्मू और कश्मीर में एक आपका जोजिला दर्रा आता है और एक आपका बनिहाल दर्रा आता है और एक आपका पीर पंजाल दर्रा आता है साथियों। वहीं साथियों अगर मैं बात करूं आपको लद्दाख की, तो लद्दाख में आपका एक बुर्जिला दर्रा आता है और एक काराकोरम दर्रा आता है साथियों। वहीं अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश में आपका एक बॉम्बडीला दर्रा है, एक यांगयाप दर्रा है साथियों, और एक आपका दिफू दर्रा है साथियों। साथियों आपका अगला प्रश्न है और प्रश्न संख्या आपकी 20 है और प्रश्न कह रहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण का दूसरा नाम क्या है साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो वार्षिक वित्तीय विवरण का दूसरा नाम आपका क्या है साथियों। इसका सही उत्तर विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि बजट वार्षिक वित्तीय विवरण का दूसरा नाम है साथियों। अगर मैं बात करूं साथियों कि जो बजट है वो कब पेश किया जाता है, तो 1 फरवरी को प्रत्येक वर्ष, कब, प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। और इस बजट की चर्चा हमारे संविधान में आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 112 में की गई है साथियों। वहीं साथियों अगर मैं धन विधेयक की बात करूं तो धन विधेयक की चर्चा हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 110 में की गई है।
वहीं बात करूं वित्त विधेयक की, तो वित्त विधेयक की चर्चा हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 117 में की गई है साथियों। अब साथियों हमेशा याद रखेंगे, यहाँ से कम आपको 4 प्रश्न याद रखना है। इसमें पहला प्रश्न हमेशा पूछता है कि भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था, यानी कि कब लाया गया था साथियों। तो भारत का पहला बजट साथियों 1860 में, उस समय कैनिंग वायसराय थे और यह वुडरो विल्सन के द्वारा लाया गया था साथियों। वहीं साथियों आपसे एक प्रश्न पूछता है यहाँ से कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब लाया गया था। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को लाया गया था। और किसके द्वारा लाया गया था? षणमुखम सेट्टी के द्वारा इसको लाया गया था साथियों। वहीं आपसे एक प्रश्न पूछता है यहाँ से कि गणतंत्र भारत का पहला बजट कब लाया गया था। तो 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा गणतंत्र भारत का पहला बजट लाया गया था साथियों। अब साथियों यहाँ से एक प्रश्न और पूछता है कि बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी। तो ये थी आपकी इंदिरा गांधी थी और 1970 में इन्होंने बजट को पेश किया था साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न संख्या आपकी 21 है और प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है साथियों। साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इसके सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार नहीं करता है। कौन करता है साथियों? इसके लिए वार्षिक बजट वित्त मंत्रालय तैयार करता है साथियों। अगर मैं बात करता हूं पहले विकल्प की, कह रहा है कि आरबीआई बैंकर का बैंक है साथियों। बिल्कुल सही बात है, आरबीआई बैंकर का बैंक है साथियों। एक इसमें विकल्प दिया है सी, यानी कि आरबीआई सरकार का बैंकर है साथियों। ये बात भी बिल्कुल सही है कि आरबीआई सरकार का बैंकर भी है। इसमें एक विकल्प दिया है डी कि आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है साथियों। ये बात भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अब साथियों मैं आरबीआई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके लिए बता रहा हूँ, हमेशा याद रखने लायक हैं। कि पूछेगा कि आरबीआई बैंक की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी। तो हमेशा याद रखेंगे आरबीआई की स्थापना 1934 के एक्ट के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को की गई थी साथियों। यानी कि आरबीआई की स्थापना 1934 के एक्ट के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और उस समय इसके पहले गवर्नर कौन थे साथियों? और ऑसबॉर्न स्मिथ कौन थे इसके उस समय के गवर्नर थे साथियों। वहीं पूछेगा कि जब यह इसकी शुरुआत की गई थी, स्थापना की गई थी, तो उस समय इसकी पूंजी कितनी थी। तो इसको शुरू किया गया था 5 करोड़ की पूंजी के साथ में इसको शुरू किया गया था साथियों। वहीं आपसे पूछेगा कि जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसका मुख्यालय कहाँ था। तो साथियों हमेशा याद रखेंगे 1935 से लेकर के 1937 तक इसका मुख्यालय कोलकाता में रहा। लेकिन 1937 के बाद से इसका मुख्यालय मुंबई में स्थापित कर दिया गया है साथियों। अब साथियों हमेशा पूछेगा कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो याद रखना कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न संख्या 22 है। और प्रश्न कह रहा है कि यूपीआई का विस्तार रूप क्या है साथियों, यानी कि इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसका सही उत्तर विकल्प आपका सी हो जाएगा। यानी कि यूपीआई का विस्तार रूप यूनिफाइड पेमेंट्स इंडेक्स है साथियों। क्या? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस है। क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है साथियों। अब बात करता हूं यूपीआई की। तो साथियों हमेशा याद रखेंगे, पूछता है कि यूपीआई लागू कब किया गया था। तो यूपीआई को 11 अप्रैल 2016 को इसको लागू किया गया था साथियों। अब यहीं आपसे पूछता है कि जो यूपीआई की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। तो हमेशा याद रखेंगे यूपीआई की स्थापना एनपीसीआई के द्वारा की गई थी। अब पूछेगा कि एनपीसीआई क्या होता है। तो एनपीसीआई होता है आपका नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है साथियों।
और इस NPCI की जो स्थापना हुई थी 2013 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है NPCI का वो यानी कि हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है साथियों। वहीं साथियों आपसे एक फुल फॉर्म पूछता है कि VPA की फुल फॉर्म क्या है, तो VPA की फुल फॉर्म है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस साथियों। क्या? वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न संख्या 23 है और प्रश्न कह रहा है कि ऑस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ऑस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब साथियों आपको पता होना चाहिए कि ऑस्टिग्मेटिज्म होता क्या है साथियों। इस ऑस्टिग्मेटिज्म रोग में क्या होता है कि कोई भी वस्तु हमको सीधी दिखाई नहीं देती है। हमेशा अगर किसी व्यक्ति को ये रोग हो जाता है तो उसको प्रत्येक वस्तु तिरछी दिखाई देती है साथियों। अब अगर मैं इसको ठीक करने के लिए जो लेंस प्रयोग किया जाता है उसकी बात करता हूं तो इसका सही उत्तर विकल्प आपका डी हो जाएगा। सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है साथियों। अब साथियों आपको यहाँ एक विकल्प दिख रहा होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस की बात करता हूँ साथियों, तो अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है आपका निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। अब आप कहेंगे साथियों ये निकट दृष्टि दोष क्या होता है। साथियों हमेशा याद रखेंगे निकट दृष्टि दोष में किसी भी व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है साथियों। यानी कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। और साथियों निकट दृष्टि दोष का एक दूसरा नाम भी है उसको कहते हैं मायोपिया। किस नाम से जाना जाता है? मायोपिया नाम से जाना जाता है साथियों। अब इसमें एक विकल्प दिया है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग हमेशा दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। अब ये दूरदृष्टि दोष क्या होता है? इसमें दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। इस दूरदृष्टि दोष का ही एक अन्य नाम भी है, उसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया साथियों। वहीं साथियों इसमें एक विकल्प दिया है बायोफोकल लेंस। तो बायोफोकल लेंस का इस्तेमाल कब किया जाता है इसको सुनिए। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तब यह रोग होता है साथियों और इस रोग का नाम है जरा दृष्टि दोष यानी कि जरा दृष्टि दोष साथियों। यह जरा दृष्टि दोष क्या होता है? इसमें किसी भी व्यक्ति को निकट की वस्तु भी साफ नहीं दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। इसलिए यह रोग हमेशा बुढ़ापे के समय में होता है और इसको दूर करने के लिए बायोफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है साथियों। वहीं साथियों आपका अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि और प्रश्न संख्या 24 है कि ध्वनि के माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो हमेशा याद रखेंगे ध्वनि कभी भी निर्वात यानी कि किसी भी जब कोई भी माध्यम नहीं होता है तो वह यात्रा नहीं कर सकती है। ध्वनि को यात्रा करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है साथियों। अब माध्यम कौन कौन से होता है साथियों? जैसे कि ठोस माध्यम हो सकता है, द्रव माध्यम हो सकता है और गैस भी माध्यम हो सकता है साथियों। लेकिन निर्वात में कभी भी ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है साथियों। और निर्वात को एक अन्य नाम से भी जाना जा सकता है, उसे कहते हैं शून्य माध्यम साथियों। अब यहाँ आपसे एक प्रश्न पूछता है कि ध्वनि की चाल कितनी होती है साथियों। तो हमेशा याद रखेंगे ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है और यह बात साथियों एक लाप्लांस जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताई थी साथियों। वहीं साथियों अगर बात याद रखने लायक है कि ध्वनि का कान पर प्रभाव कितने समय तक रहता है, तो हमेशा याद रखेंगे ध्वनि का कान पर प्रभाव 1/10 सेकंड तक यानी कि 0.1 सेकंड तक रहता है साथियों। साथियों आपका अगला प्रश्न है और प्रश्न संख्या 25 है और प्रश्न कह रहा है कि मैलिक अम्ल में सबसे अधिक पाया जाता है साथियों। तो इस प्रश्न का सही यानी कि मैलिक अम्ल निम्न में से किस में सबसे अधिक पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर विकल्प आपका सी हो जाएगा यानी कि शिव में मैलिक अम्ल सबसे अधिक पाया जाता है। वहीं साथियों इसमें एक विकल्प दिया है नींबू। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि नींबू में कौन सा एसिड यानी कि अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। वहीं इसमें एक विकल्प दिया है इमली, तो इमली में टार्टरिक यानी कि टार्टरिक एसिड पाया जाता है।
और इसमें अगर मैं बात करता हूँ अन्न की, जैसे कि घास है आपकी, तो घास में आपको बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। वहीं बात करूँ अगर मैं नारियल की, तो नारियल में लॉरिक एसिड पाया जाता है। वहीं बात करूँ सिरका की, तो सिरका में एसिटिक अम्ल यानी कि एसिटिक एसिड, जिसका रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है साथियों। एक आपका पूछता है कि मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमेशा याद रखेंगे मधुमक्खी में फॉर्मिक अम्ल, जिसको हम मेथोनोइक अम्ल HCOOH के नाम से भी जानते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न है और प्रश्न संख्या आपकी 26 है और प्रश्न कह रहा है कि रक्त के थक्का जमने की प्रक्रिया को कहते हैं साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। इसका सही उत्तर विकल्प आपका ए हो जाएगा, स्कंदन कहते हैं। अब ये स्कंदन क्या होता है साथियों, थक्का जमना क्या होता है, इसको सुन लीजिए। जब किसी व्यक्ति को गहरी चोट लग जाती है तो उसके शरीर से उस चोट से रक्त बहने लगता है साथियों। जब यह रक्त बहुत अधिक बहता है और आसानी से नहीं रुकता है, और जब इसको रोकने की व्यवस्था की जाती है तो इसको कहते हैं थक्का जम जाना। जब यह रक्त रुक जाता है तो इसे क्या कहते हैं, थक्का जम जाना साथियों। अगर किसी व्यक्ति के यह थक्का नहीं जमता है तो साथियों उस व्यक्ति के विटामिन के की कमी पाई जाती है। अब सुनिए, रक्त के थक्का जमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं साथियों, इसको कहते हैं स्कंदन। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। अब सुनिए, जो इसके लिए थक्का जमने के लिए जरूरी सहायक विटामिन कौन कौन सी होती है, एक विटामिन के होती है साथियों, और इसके लिए जो आवश्यक धातु होती है वो कौन सी होती है, कैल्शियम धातु होती है साथियों। अब इसमें साथियों आपको एक विकल्प दिख रहा है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब ये क्या होता है साथियों, जब किसी व्यक्ति के प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो प्लेटलेट्स के कम हो जाने की बात को क्या कहते हैं, हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं साथियों। वहीं इसमें आपको एक विकल्प दिख रहा है कि हीमोफीलिया क्या होता है, यानी कि जब व्यक्ति के रक्त का थक्का नहीं बनता है तो उसे क्या कहते हैं, हीमोफीलिया कहते हैं साथियों। और जो हीमोफीलिया होता है वो एक आनुवंशिक रोग होता है। और हमेशा याद रखेंगे इसमें एक विकल्प दिया है होमोफोबिया साथियों। तो होमोफोबिया में किसी भी व्यक्ति को रक्त से डर लगता है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न संख्या आपकी है 27 साथियों। और प्रश्न कह रहा है कि NK सिंह भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, यानी कि वर्तमान में जो NK सिंह हैं वो भारत के वित्त आयोग के कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि 15वें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं साथियों। और इनका जो कार्यकाल है वो 2020 से लेकर के 2025 तक है। वहीं साथियों इसमें एक विकल्प दिया है 13वें कौन से थे, तो विजय केलकर वित्त आयोग के 13वें अध्यक्ष थे साथियों। वही अगर मैं 14वें की बात करूं तो YV रेड्डी वित्त आयोग के 14वें अध्यक्ष थे। वही बात करता हूं साथियों 12वें की, तो C रंगराजन वित्त आयोग के 12वें अध्यक्ष थे साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैंने 12 की, 13 की, 14 की और 15 की बात तो कर ली। अब प्रश्न पूछेगा कि भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे साथियों, तो हमेशा याद रखेंगे भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष KC नियोगी थे। और वही बात पूछ ले कि दूसरे अध्यक्ष कौन थे, तो हमेशा याद रखेंगे भारत के वित्त आयोग के दूसरे अध्यक्ष AK संथानम थे साथियों। ये तो रही साथियों वित्त आयोग के अध्यक्षों की बात। अब यहाँ से पूछता है कि जो भारत के संविधान में जो वित्त आयोग की जो चर्चा की गई है वो कहाँ की गई है, तो हमेशा याद रखेंगे जो वित्त आयोग की चर्चा है वो आर्टिकल अनुच्छेद 280 के 1 में की गई है साथियों। और इस वित्त आयोग का एक अध्यक्ष होता है और इसके 4 अन्य सदस्य भी होते हैं साथियों। और याद रखना जो वित्त आयोग की घोषणा की गई थी तो 22 नवंबर 1951 को इसकी घोषणा की गई थी कि एक वित्त आयोग बनेगा साथियों। और इसको स्थापित कब किया गया था, 6 अप्रैल 1952 को इसको 52 में इसको स्थापित किया गया था। 6 अप्रैल 1952 में इसको स्थापित किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था साथियों। और पूछता है कि जो वित्त आयोग है इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ है, तो हमेशा याद रखेंगे कि न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में वित्त आयोग का मुख्यालय बना हुआ है साथियों। SSC GD के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और मैंने जो इसकी अलग से चर्चा बताई है प्रश्नों के आसपास की, उसको हमेशा याद रखेंगे। और याद रखना साथियों
ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इनको तैयार कर लीजिए, रिवीजन करिए और प्रैक्टिस कीजिए साथियों। फिर लेके आऊँगा एक अगला प्रैक्टिस सेट इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ, इसी प्रकार की चर्चा के साथ साथियों। यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं साथियों। मुझसे जुड़िए और अपनी जीएस या फिर जीके को या फिर स्टैटिक जीके को बेहतरीन अंदाज के साथ जानिए, सीखिए, समझिए साथियों। और हमेशा लगातार प्रैक्टिस कीजिए और मेहनत कीजिए साथियों। फिर मिलूंगा एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।